हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपने नीट की प्रिपरेशन रेगुलर कर रहे होंगे। हमने पिछली क्लास में 11th का जूलॉजी का जो पोर्शन है उसका जो चैप्टर है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन उसको स्टार्ट किया था। चलो मैं पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ। माई सेल्फ सुदेश नागर और आप सभी क्लास चली रही है। हम 11th-12th के जूलॉजी पोर्शन को लेके चलेंगे और जितने भी आपके नीट में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट लेके चलेंगे सब। और ये जो क्लास हैं आपके सीबीएसई पैटर्न पे रहेगी और इंग्लिश और हिंदी मतलब हिंग्लिश लैंग्वेज में आपके चलेगी, जिसमें हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए हेल्पफुल होगी। हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नेम था हमारे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग जो हमारे 11th का चैप्टर है, क्लास 11th, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, या फिर इसको हम एक और नाम लेके चलेंगे ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। एंड आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में अपन देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो बच्चों, आई विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन इन दिस चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ 11th क्लास। हम 11th क्लास के ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो चैप्टर हैं उसका ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन जो चैप्टर हैं उसका एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। हमने कल ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें ये बात करी थी कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, जिसमें हमने कल बताया भी था आपको। आज फिर से उसको रिवाइज करेंगे। बहुत सिंपल वे में अपन लेके चल रहे हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमने कल कहा था आपसे कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, इसको थोड़ा बाद में करेंगे। पहले देखते हैं ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। तो बताओ किसको याद है, मैंने कल बताया था आपको। देखो, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन का मतलब अगर अपन देखें इनके बीच में डिफरेंस देखें तो बहुत इजी है। ब्रीथिंग को हमने डिवाइड किया था दो भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसको हमने देखा था कि ब्रीथिंग एक इजी प्रोसेस है। इजी प्रोसेस का मतलब कि हम सब बोलते हैं कि जैसे रेस्पिरेशन है वही ब्रीथिंग है। जो बच्चों को याद है कि रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग होता है कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना, जो कि गलत है। अगर आपसे पूछे कि श्वसन क्या है, कि सर श्वास लेना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, यही आपका रेस्पिरेशन है। नहीं बेटा, ये गलत है। हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर ही इसको इंक्लूड किया जाता है जिसका नाम है ब्रीथिंग। मतलब ब्रीथिंग एक छोटा सा पार्ट है किसका, रेस्पिरेशन प्रोसेस का। तो ब्रीथिंग आर स्मॉल पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो मैं फिर से आपको बता दूं, हम 11th क्लास का जो चैप्टर है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ब्रीथिंग, इसमें कल बात कर रहे थे कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या है, उसको हम आज वापस रिवाइज करके आगे लेके चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रीथिंग इज इक्वल टू, हमने देखा था इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो इंस्पायरेशन, जिसको हमने ब्रीथ
इन कहा, इसका एक और नाम दिया था इनहेलेशन। समझे? इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। इंस्पायरेशन का मतलब है श्वास अंदर लेना, श्वास इनटेक, मतलब बोल सकते हैं कि ब्रीथ इन, बाहर की एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन है उसको इनटेक करना, बॉडी के अंदर इनटेक करना, बहुत सिंपल है, ब्रीथ इन। और दूसरा है कि ब्रीथ आउट, इसको बोला था हमने एक्सपायरेशन, या फिर बोल सकते हैं ब्रीथ आउट, या फिर एक और नाम है जैसे इनहेलेशन, मतलब एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ब्रीथिंग प्रोसेस चलो समझ में आ गया, लेकिन फिर रेस्पायरेशन क्या होता है, चलो बात करते हैं। सही है, मतलब रेस्पायरेशन हमने बोला अभी कि रेस्पायरेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है। रेस्पायरेशन प्रोसेस का मतलब है कि हमें एनर्जी प्रोड्यूस कराना है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हमें क्या प्रोड्यूस कराना है? एनर्जी, मतलब एनर्जी बनाना है। और वो एनर्जी कैसे बनती है हमें पता है। हम रेस्पायरेशन ये सिस्टम पढ़ने से पहले डाइजेशन सिस्टम पढ़ा। डाइजेशन सिस्टम में हमने फूड को इनटेक किया था। फूड को इनटेक करने के बाद हमने उसका डाइजेशन किया था। डाइजेशन करने के बाद उसका एसिमिलाइजेशन किया था, मतलब उसको ब्लड में डाला था, ग्लूकोज ब्लड में गया था। और ग्लूकोज ब्लड में गया था तो ब्लड के द्वारा उसका ट्रांसपोर्ट हुआ था और प्रत्येक सेल्स के पास फूड गया था। मतलब मैं आपको बता दूं, रेस्पायरेशन कुछ नहीं है, माना कोई भी हमारी बॉडी की सेल है साहब, बॉडी की क्या है साहब? सेल। सेल्स के अंदर ऑलरेडी क्या पहुंच चुका है साहब? आप ध्यान रखना, ग्लूकोज पहुंच चुका है, ऑलरेडी रीच ग्लूकोज हो गया साहब। उसके बाद हमने किया, इस ग्लूकोज का हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में इसका ऑक्सीडेशन किया। क्या किया बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किया, इसके द्वारा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी बना साहब। और ये एनर्जी किस फॉर्म में बना? एटीपी के फॉर्म में बना। मतलब एनर्जी प्रोड्यूस कराना, एनर्जी का फॉर्मेशन कराना, ये प्रोसेस कहलाती है हमारी रेस्पायरेशन। अब देखो सर, यहां पर तो कोई मतलब ही नहीं निकला ऑक्सीजन का। बेटा अगर ये ऑक्सीजन यहां पर नहीं होती तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता क्या? नहीं। मतलब ग्लूकोज का जैसे हमने फॉर्मूला देखा था कि C6H12O6, मतलब इस ग्लूकोज में से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इन सबको अपने को ब्रेक डाउन करना है। और ब्रेक डाउन करेंगे तो ये किसकी प्रेजेंसी में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में। तब जाके हमारे पास 6 मॉलिक्यूल तो कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे और एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी का फॉर्मेशन करना ही क्या है साहब? रेस्पायरेशन। अब दोबारा समझो सर, रेस्पायरेशन चलो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का मतलब क्या आया? मतलब ये आया कि ऑक्सीजन कहाँ से आई होगी? ये ऑक्सीजन हमने ब्रीथिंग के द्वारा, जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लिया है उसके द्वारा बॉडी में गया है और वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट होते हुए आगे बढ़े। तो ये आज का जो सिंपल टॉपिक है कि ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में डिफरेंस क्या है। हम बोलते हैं कि ब्रीथिंग मतलब श्वास अंदर लेना, ब्रीथ इन और श्वास बाहर निकालना, ब्रीथ आउट। केवल ये छोटी सी प्रोसेस है, एक स्मॉल प्रोसेस है जिसको हमने बोला ब्रीथिंग। और ये स्मॉल प्रोसेस रेस्पायरेशन के अंदर इंक्लूड होती है, तब जाके कंप्लीट रेस्पायरेशन होता है। हम बात करेंगे अभी इसको मैकेनिज्म या फिर इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं आगे। हमने देखा था कि सर ये हमारे समझ में आ गया, चलो ठीक है, लेकिन आपने एक बार कल ये भी कहा था कि ब्रीथिंग में कौन सी प्रोसेस एक्टिव है या कौन सी पैसिव है। हमने कल बात भी करी थी कि जब इंस्पायरेशन प्रोसेस है, मतलब ब्रीथ इन करते हैं तो हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती? बोलो, एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलेगी तभी जाके हम ब्रीथ इन कर सकेंगे। देखो ब्रीथ इन, इसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो नीड ऑफ एनर्जी, विच प्रोसेस?
इंस्पायरेशन, मतलब ये प्रोसेस है एक्टिव और ये एक्टिव है, और एक्सेलेशन में या एक्सपायरेशन में कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, तो इसको अपन बोलते हैं पैसिव। ये हमारी पैसिव हो गई। चलो ये आज का छोटा सा टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन अब बात करते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में हमने डिफरेंस देख लिया, तो अब बात करते हैं कि रेस्पायरेशन की फिजियोलॉजी क्या है। मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा और बिल्कुल इजी से आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि हमने देखा था कि आज हमने क्या देखा, देखो ब्रीथिंग देखा, चलो ठीक है, रेस्पायरेशन देख लिया। रेस्पायरेशन का हमने मीनिंग निकाला कि ग्लूकोज का हमने ऑक्सीडेशन किया, मतलब O2 की प्रेजेंसी में, एंड उससे हमने कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। ये एनर्जी का फॉर्मेशन रेस्पायरेशन प्रोसेस। एंड ब्रीथिंग में हमने देख लिया कि ब्रीथिंग में अपन ने इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, चलो यहाँ तक देख लिया। अब मैं आपको बात करता हूँ आपसे कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जहाँ से अपन क्वेश्चन पुटअप करेंगे। देखो टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन। बहुत ईजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। हमने इसको भी कल इसके बारे में 3 टॉपिक देख लिए थे, 3 पॉइंट देख लिए थे। तो देखो वापस बात करते हैं बेटा कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन क्या है। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन मतलब रेस्पायरेशन प्रोसेस में क्या क्या हमें काम करना पड़ेगा, क्या क्या हमें स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तो हम देखते हैं सब। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन में मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद फिर डायग्राम से अपन कंप्लीट करेंगे। देखो फिजियोलॉजी प्रोसेस में पहला स्टेप आता है या पहली स्टेप आती है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसको अपन वेरी इजीली समझ सकेंगे। पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब क्या है? पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब क्या है कि बाहर एनवायरमेंट में जो एयर प्रेजेंट है उसको हमने इनटेक किया, और बॉडी के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसको हमने बाहर निकाला। इसका मतलब कि एटमॉस्फेरिक एयर को, जो मेनली ऑक्सीजन को अपन यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को हमने बॉडी के अंदर इनटेक किया, और बॉडी के अंदर वो लास्ट तक कहाँ तक जाएगी हमने देखा था, कल भी बताया था कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, फेफड़ों की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हैं उसको हमने क्या बोला था, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। तो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन का पहला स्टेप है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन में हम बात कर रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक जो एयर है, मतलब ऑक्सीजन ले लेते हैं सब, इस एयर को हम ब्रीथ इन, मतलब इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के थ्रू कहां पर पहुंचा रहे हैं, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एंड एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में ऑलरेडी CO2 प्रेजेंट है, उसको ब्रीथ आउट के द्वारा, मतलब एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन प्रोसेस द्वारा कहाँ ला रहे हैं, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ला रहे हैं साहब। अब देखो हमने देखा इंस्पायरेशन मतलब इसको हमने ब्रीथ इन कहा, एक्सपायरेशन मतलब हमने ब्रीथ आउट कहा, इसका इनहेलेशन भी कहा, इसका एक और नाम लिख लेते हैं, इनहेलेशन कहा, एंड इसका हमने कहा एक्सहेलेशन कहा।
देखो आप भी समझ रहे होंगे सर, आपने ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बाद डायरेक्ट ये टॉपिक क्यों ले लिया? ये इसलिए लिया ताकि हमें पता तो लगे कि हम रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, बाहर की जो ऑक्सीजन आई उसका हम लास्ट तक क्या करते हैं। उसके लिए हम पहले ही फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन कहाँ जाकर कहाँ से कहाँ जाती है और लास्ट में क्या मतलब उसका क्या यूज होता है, उसके द्वारा हम क्या बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम देख रहे हैं। तो पहली स्टेप हमने देखी कि ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट के द्वारा हमने पल्मोनरी वेंटिलेशन खत्म कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा दूसरा स्टेप आता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और अब देखो, अब मतलब इसमें ऐसा क्या करेंगे, एक बात ध्यान रखना कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब भी आ जाए हमें कौन सा प्रोसेस याद करना पड़ेगा, वहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस। जो एक्सचेंज मतलब गैसों का हमेशा एक्सचेंज होगा वो हमेशा सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा होगा। कौन से प्रोसेस द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। देखते हैं, देखो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा। सर इसमें क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन से प्रोसेस द्वारा हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। सर इसमें क्या होगा? चलो देखते हैं। हमारे पास जो बाहर के एनवायरनमेंट की एयर आई थी, मतलब ऑक्सीजन आई थी, कहां तक पहुंच गई? एल्वेलाई ऑफ लंग्स तक, लंग्स तक पहुंच गई, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच गई। अब यहां से कहां जाएगी? चलो देखते हैं। एल्वियोलाई एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, यहां पर हमारे पास ऑलरेडी ऑक्सीजन आ गई। यहां से हम भेज रहे हैं कहां पर? ब्लड में। ब्लड कैपिलरी लिख लेते हैं, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। ये ऑक्सीजन जा रहा है और ब्लड कैपिलरीज में ऑलरेडी क्या उपस्थित है? CO2, तो CO2 यहां पर आ रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेकिन यहां पर अपन लिखेंगे कि फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। इसको हम दोबारा फिर देखेंगे डायग्राम से, अभी केवल थ्योरेटिकल चल रहा है कि सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्या हो रहा है। सिंपल डिफ्यूजन द्वारा जो एल्वेलाई ऑफ लंग्स में या एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन पहुंच गई उसको हम ब्लड कैपिलरीज में भेज रहे हैं साहब। और सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है पहले तो ये समझे। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी जो गैस हैं, जो भी गैस हैं, ये हाई कंसंट्रेशन, गैसों का हाई कंसंट्रेशन, मतलब बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस है, इसकी कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है और इधर जो गैस है यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर CO2 की कंसंट्रेशन कम है, इधर CO2 की कंसंट्रेशन कम है। तो हमें सीधा सा मीनिंग पता लग गया कि इधर O2 ज़्यादा है, इधर O2 कम है, मतलब ज़्यादा से कम, मतलब हाई टू लो, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर जो फ्लो होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस। इधर CO2 ज्यादा है, इधर CO2 कम है, तो CO2 का इधर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ होती है, अपन डायग्राम से समझेंगे, बहुत इजी है। देखो आगे बढ़ते हैं, हम तीसरा स्टेप लेके चल रहे हैं। उस तीसरे स्टेप का नाम इधर देख लेते हैं। तीसरे स्टेप को अपन देखें तो C नंबर पे इधर ले आते हैं, उसका नाम रहेगा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा, हम बात भी करेंगे। जो हीमोग्लोबिन है वो पार्टिकल, उसके साथ ऑक्सीजन जो ऐड होगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगा और वहां जाकर उसको छोड़ देगा सेल्स के अंदर, उसकी बात बाद में करेंगे। देखो इसका मतलब कि हमारे पास कहां तक पहुंच गई? हमारे पास ऑक्सीजन पहुंच गई ब्लड कैपिलरीज की, ब्लड कैपिलरीज के पास पहुंच गई। यहां से ऑक्सीजन जाएगी, किसके पास जाएगी? लास्ट में सेल्स या फिर टिश्यू ले लेते हैं। अंत में लास्ट में सेल्स तक हमें ऑक्सीजन पहुंचानी है। सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंच गई और सेल्स में ऑलरेडी क्या है? CO2, तो CO2 वापस यहां पर आ गई।
तो इसको बोलेंगे अपन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। जो किसके द्वारा होगा, जो किसके द्वारा होगा, वो ब्लड के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, ब्लड के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी है, तो हम एक बार इसको समझ लेते हैं। हमने कहा आज की क्लास में हमने देखा कि सबसे पहले ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। सीधा सा मीनिंग है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ब्रीथिंग ही रेस्पिरेशन है या रेस्पिरेशन ही ब्रीथिंग है। देखो दोनों अलग हैं। अपन बोले तो रेस्पिरेशन इज द लॉन्ग प्रोसेस एंड ब्रीथिंग इज द शॉर्ट प्रोसेस। ब्रीथिंग प्रोसेस आर इंक्लूड इन रेस्पिरेशन प्रोसेस बोल सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस एक बड़ी प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और हमें एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ब्रीथिंग तो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट ही होती है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना ही होता है ब्रीथिंग। हमने कल भी बोला था और आज भी फिर बोल रहे हैं कि ब्रीथिंग मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे को क्या मिल जाएगी, ब्रीथिंग मिल जाएगी। रेस्पिरेशन प्रोसेस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में होता है और हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन। और ये किस रूप में होता है, हमने बोला भी है एटीपी के रूप में होता है। फिर हम बात करते हैं सर चल क्या रहा है, हम फिर इसमें वो भी देखेंगे अलग अलग एनिमल्स में रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, वो बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की अपन फिजियोलॉजी देखें तो क्या होता है साहब। इसमें इसको 3 स्टेप में अपन बांटते हैं कि पहला पल्मोनरी वेंटिलेशन, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। हम बात करते हैं कि पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब बाहर के एनवायरनमेंट की जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी के अंदर लंग्स के एल्वोलाई तक पहुंचाएंगे, मतलब ब्रीथ इन करके, और लंग्स के अंदर जो CO2 है उसको जो वायुमंडल या एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे ब्रीथ आउट के द्वारा। ये होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अब हमारे पास ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंच गई, एल्वोलाई तक पहुंच गई। एल्वोलाई से हम ब्लड के अंदर उसको एक्सचेंज कराएंगे, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ब्लड के अंदर O2 को डालेंगे और ब्लड में O2 है उसको एल्वोलाई में डालेंगे। सर हमें तो ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अब इस पूरी प्रोसेस को अपन विद डायग्राम समझेंगे, बहुत ईजी है। चलो देखते हैं, इसको अपन डायग्राम से समझेंगे। देखो हम जो चैप्टर लेके चल रहे हैं इसमें हर एक जो पॉइंट है वो आपके लिए क्वेश्चन इंक्लूड कराएगा, मतलब क्वेश्चन में मिलेगा जरूर। हम बात कर रहे हैं कि देखा कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, इसको भी मैं रब कर देता हूं। हमने चलो स्टार्ट किया, चलो सिंपल डायग्राम बनाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब लंग्स का डायग्राम तो हमने पहले बना भी लिया, केवल अपन आज बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ पहुँचती है और क्या काम आती हैं। तो हमने देखा कि ये भी लंग्स हैं और लंग्स के अंदर लास्ट में जो ब्रोंकिया, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स लास्ट में जाकर एल्वोलाइज में ओपन होती है। तो अपन इसको लास्ट वाले पॉइंट को देख लेते हैं कि साहब ये एल्वोलाई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या उपस्थित है, एयर, और एयर भी अपन कौन सी ले रहे हैं, एयर अपन ले रहे हैं ऑक्सीजन, ठीक है। चलो वायुमंडल में से, चलो छोड़ो, वायुमंडल में से हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, और इनटेक कर रहे हैं मतलब ये कौन सी प्रोसेस है, ये प्रोसेस है इंस्पायरेशन, ठीक है। या फिर हमने बोला इनहेलेशन, मतलब ब्रीथ इन। आई बात समझ में। चलो हम बात करते हैं, वही यहीं से देख लें कि बाहर हमने वायुमंडल में छोड़ दिया CO2, मतलब एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेलेशन, तो या फिर ब्रीथ आउट,
मतलब वायुमंडलीय वायु को या वायुमंडलीय एयर को हमने बॉडी के अंदर लिया, मतलब यहाँ तक पहुँच गया साहब। इसको अपन यहाँ पर डायरेक्ट ले रहे हैं कि बॉडी के अंदर लिया, ब्रीथ इन किया, बॉडी के बाद ब्रीथ आउट किया, तो हमने इसको पहला पॉइंट लेके लिया था ना, क्या कि ये है पल्मोनरी वेंटिलेशन। आया कि नहीं आया समझ में? चलो कोई बात नहीं सर अभी भी हमारे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास एयर यहाँ से आती हुई हमारे पास एल्वेलाई के यहाँ पर आ गई, तो इसको डायरेक्ट एल्वेलाई बना लेते हैं। किसी भी लंग्स के अपन लास्ट टर्मिनल पॉइंट जो है हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, जिसको हमने बोला एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। चलो बात करते हैं। हमने कहा कि एल्वियोलाई में क्या आ गई? ऑक्सीजन आ गई, और ऑक्सीजन ज़्यादा है साहब, ठीक है। और एल्वियोलाई के आसपास हमने देखा है कि ब्लड कैपिलरीज का नेट पाया जाता है। ब्लड कैपिलरीज का क्या पाया जाता है? जाल पाया जाता है। ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा संख्या में एल्वियोलाई के चारों तरफ फैली रहती हैं। कवर्ड ऑफ एल्वियोलाई किसका कवर्ड बनाते, मतलब किसका? ब्लड कैपिलरीज का। ये हमारे पास है ब्लड कैपिलरीज। अब सुनो, इसमें ब्लड है साहब। इस ब्लड के अंदर हम देखते हैं कि ये ब्लड के सेल्स के पास से आया है, तो इस ब्लड में ऑक्सीजन कम है, CO2 ज़्यादा है। ऑक्सीजन कम है, CO2 ज़्यादा है, मतलब ये कौन सा ब्लड है? देखें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा है या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। किसके थ्रू? मतलब किससे? कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा। ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हम बात करते हैं, देखो मतलब मैंने कहा था कि यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है और इधर ऑक्सीजन कम है, तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा O2 इसमें डाल दी गई और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डाल गई। यहाँ पर क्या हो रहा है? कौन सी प्रोसेस हो रही है? यहाँ पर हो रहा है साहब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है बाय डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। समझ में आया? मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके द्वारा हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तक यहाँ नहीं रुके हम। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया कि हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था कि अभी गैस मतलब हमने ऑक्सीजन को किस में डाल लिया? ऑक्सीजन को हमने ब्लड में डाल लिया। चलो ये ब्लड को आगे बढ़ाएंगे साहब। देखो हम ले रहे हैं, कोई भी सेल ले लेते हैं साहब, बॉडी की कोई भी सेल लिया हमने, सेल लिया। अब सुनो, सेल लिया इसका मतलब सेल के आसपास भी तो ब्लड कैपिलरीज होगी ना? क्यों नहीं होगी? क्या सेल के आसपास भी ब्लड कैपिलरीज हैं? मतलब यहाँ पर भी अपन ब्लड कैपिलरीज बना लेते हैं, उसका नेट बना लेते हैं, ये बना लिया। मतलब यही ब्लड यहाँ से होके गुजर रहा होगा, यहाँ से आया होगा, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। देखो मतलब इसमें अब हम बात करेंगे, यहाँ पर भी देखो O2 कम है ना और CO2 क्या है? ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कोशिका के आसपास जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें उपस्थित O2 को तो किसने ले लिया? सेल्स ने ले लिया, मतलब O2 कम हो गई, मतलब O2 यहाँ पर आ गई। अब सुनो, अब इस सेल्स में ऐसा क्या हो रहा है जो O2 ले रहा है? देखेंगे भी, टेंशन मत लो। मतलब यहाँ पर O2 कम है, CO2 ज़्यादा है, तो चलो यहाँ पर इसको उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर O2 ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से लाएंगे और CO2 कम है, तो देखो O2 ज़्यादा है तो O2 कहाँ पर आएगी? सेल्स के अंदर आएगी। और यहाँ पर CO2 ज़्यादा है तो ये कहाँ पर चली जाएगी? आई बात समझ में? बोलो, नहीं आई समझ में? चलो कोई बात नहीं। इधर देखो,
मतलब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमने ब्लड में क्या डाल दी, O2 डाल दी, और ये O2 जा रही है और यहाँ पर जा रही है O2। यहाँ पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और इसके अंदर जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ईजी है, चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। तो सर यहाँ पर भी O2 और CO2 का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 हो रहा है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सी प्रोसेस होगी, वही सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होगी। ये हमारी सेल है, सेल के अंदर ऑलरेडी क्या उपस्थित था, ग्लूकोज था, नहीं था, क्योंकि इससे पहले हमने डाइजेशन किया। ग्लूकोज मतलब C6H12O6 हैं, बोलो नहीं है क्या। अब इस ग्लूकोज को क्या मिल गया, इस ग्लूकोज को मिल गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिल गया तो इसमें कौन सी प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन, जिसको अपन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का, एनर्जी का और वाटर मॉलिक्यूल का। हम देखते हैं कार्बन मॉलिक्यूल 6 हैं, तो ये 6, तो हमारे पास क्या बन गई या किसका फॉर्मेशन हो गया, एनर्जी का। तो देखो हम देखते हैं एनर्जी, बॉडी के अंदर एनर्जी कहां से आई, एनर्जी आई रेस्पिरेशन प्रोसेस हुई, ब्रीथिंग किया, रेस्पिरेशन प्रोसेस हुई, उसके बाद फूड पार्टिकल का ऑक्सीडेशन हुआ, तब जाके हमारे पास एनर्जी आई। चलो रुको, अभी तो रुको, देखते हैं साहब, ये ब्लड में हमने ऑक्सीजन मिलाई है ना, ये ऑक्सीजन कहां पर पहुंच रही है, कोशिका तक पहुंच रही है, और वहां से कोशिका से CO2 कहां पर आ रही है, वापस ब्लड में होके शरीर के बाहर निकल रही है। मतलब O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड के द्वारा। मतलब ये कौन सा पॉइंट है साहब, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2 वाया ब्लड। सिंपल है, हमने देखा यहां पर भी डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि डिफ्यूजन होना ही है, जो भी एक्सचेंज होगा गैसों का हमेशा सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा होगा। चलो बात करते हैं, हमने देखा कि तीनों पॉइंट हो गए, बोलो हुए नहीं हुए। तो एक बात और देखते हैं, देखो यहां पर हमने देखा कि पल्मोनरी वेंटिलेशन हुआ, मतलब वायुमंडल की एयर को हमने इनटेक किया, वो इनटेक होकर हमारी लास्ट में एल्वेलाई तक आई, एल्वेलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ब्लड कैपिलरीज में आई, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ब्लड में मिली, ब्लड से सेल्स के पास गई, सेल्स के वहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा सेल के अंदर गई, सेल के अंदर जाने से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने से एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, और इस पूरी प्रोसेस को हमने कहा रेस्पाइरेशन। क्या कहा, रेस्पाइरेशन। मतलब रेस्पाइरेशन में देखो ये वाली चीज इंक्लूड है, मतलब इसको हमने क्या कहा था, ब्रीथिंग कहा था, तो रेस्पाइरेशन में ब्रीथिंग इंक्लूड होता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पाइरेशन, मतलब रेस्पाइरेशन प्रोसेस क्या है, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ रेस्पाइरेशन। तो ऑप्शन में आता है कि रेस्पाइरेशन प्रोसेस, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। सर फिजियोकेमिकल क्यों, क्योंकि ये पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है, फिजियो हैं, और ये अंदर जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये क्या है, केमिकल प्रोसेस। तो हमने आज इस लेक्चर में ये बात करी, सिंपल वे में समझाएं तो हमने बात करी ब्रीथिंग रेस्पिरेशन से अलग प्रोसेस है, या फिर बोले रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीथिंग आता है, दोनों एक ही नहीं है। तो हमने डायग्राम से देखा, तो दोबारा हम एक बार लिख सकते हैं कि रेस्पिरेशन की जो रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन है, इसको अलग अलग स्टेप में बांट सकते हैं कि पहला है पल्मोनरी
पल्मोनरी वेंटिलेशन, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तीसरा हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2, और चौथा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इसी। चलो यहाँ तक जो हमने समझा आया समझ में। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पूरे ऑल ओवर कंट्री में या फिर ऑल सब जगह जितने भी एनिमल्स हैं सब में रेस्पिरेशन होता है क्या? हाँ, एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन होता है तो उनके लिए ऑर्गन्स भी होंगे। हाँ हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो अब यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा दूँ कि हमने रेस्पिरेशन में एनर्जी का फॉर्मेशन किया है, और एनर्जी का फॉर्मेशन इसलिए किया है क्योंकि हमें हमारी सेल्स को काम करने के लिए या हमें काम करने के लिए एनर्जी ज़रूरी है, और एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू बनती है। वैसे हम बात करेंगे जैसे कुछ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, उसके लिए अपन बाद में रेस्पिरेशन के टाइप्स देखेंगे। रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं या 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, वो बाद में करेंगे। चलो अभी हम देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। चलो देखते हैं कि हमने पिछले जो चैप्टर थे एनिमल किंगडम, उसमें सभी फाइलम के बारे में चर्चा करी थी, सभी फाइलम में सभी एनिमल्स के बारे में चर्चा करी थी। तो फाइलम के साथ साथ ही हम इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो ये समझ में आया? देखो तो आज का जो हमारा जो लेक्चर था कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन में जो वायुमंडल की जो एनवायरनमेंट की जो एयर है या ऑक्सीजन है ये बॉडी के अंदर जाती हैं, क्या करती हैं, किसका फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में हमने चर्चा करी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।